नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम। ठीक है, हम लोग प्रतिबिंब बनने से पहले ये तो जान लें कि नियम क्या होते हैं। अगर आप लोगों को नियम नहीं पता होगा तो प्रतिबिंब बनाते समय आप लोगों से गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को पिछले वीडियो की थोड़ी सी बातें जो है याद दिलाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर पिछले वीडियो में कोई भी चीज़ छूट जाती है, रह जाती है गलती से, तो उसको मैं अगले वीडियो में जो है कवर करवाता हूँ, बता देता हूँ फिर से। ठीक है, तो आप लोग पहले का जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा है उसको स्किप मत करिए, उसको ज़रूर देखिए। ये मत समझिए कि मैंने इससे पहले से ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि दर्पण जो होता है, जैसे ये कोई दर्पण है MN, ठीक है, ये कोई दर्पण है। आप लोग पेपर में बहुत अच्छे से खूबसूरत चित्र बनाइएगा। ठीक है, खूबसूरती का भी अच्छा नंबर मिलता है। ठीक, तो कोई दर्पण मान लीजिए MN है। ठीक है, तो इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ पर हम लोग किरणों को डालते हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें जहाँ से परावर्तित होती हैं, वो जो है इसका परावर्तक पृष्ठ, ये पूरा। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, केंद्र जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, इसको हम लोग जो है P से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, फिलहाल फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जैसे ये दर्पण है, गोल है ये थोड़ा सा, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि अगर इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे, ठीक है, तो हम लोगों को जो है एक वृत्त प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वृत्त जो है प्राप्त होता है, इसका कोई केंद्र भी होगा, मान लेते हैं जैसे इसका केंद्र जो है यहाँ है। ठीक है, इसका केंद्र यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण जो है जिस वृत्त का होता है उस वृत्त के केंद्र को जो है दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, और अगली बात क्या है कि दर्पण जो होता है उसका, इसको C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इस दूरी को। ठीक है, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब मुख्य अक्ष हम लोग जानते हैं क्या होता है। मुख्य अक्ष जो होता है, मतलब कि दर्पण का जो है ये वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, और अब हम लोग जानते हैं फोकस क्या होता है। तो फोकस जो होता है, कोई भी दर्पण में जब कोई भी किरण आके टकराती है, ठीक है, किसी भी दर्पण में जब कोई भी किरण आके टकराती है तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, वो किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मान लीजिए यहाँ से गुजरी होकर, ठीक है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मान लीजिए सब यहाँ से गुजरी, उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसको जो है F से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये तो मान लीजिए कौन सा दर्पण है, आप लोग जानते होंगे, याद होगा, इसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। आप लोगों को याद करने का अच्छा सा ट्रिक भी हमने बताया था। आ मतलब होता है अंदर वाला तल परावर्तक, अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, ये है उत्तल दर्पण, ये भी MN है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा,
कोई भी दर्पण हो, हम लोग हमेशा वस्तु को जो है उसके सामने रखते हैं। सामने रखने का मतलब क्या हुआ कि परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ उसके सामने हम लोग रखते हैं। कभी भी कोई भी वस्तु हो, अगर हम लोगों को दर्पण से कुछ प्रतिबिंब पाना है तो उसको हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं। देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ तल है, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये भी याद दिलाया था कि उत्तल दर्पण का पहला अक्षर उ है, तो इससे क्या होता है, उभरा हुआ तल परावर्तक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। इसमें क्या है, अगर इसमें कोई भी किरण आती है, इसमें भी कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो ये किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जो है ये ऐसे जो है ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, ऐसे गुजर जाती है, यहाँ टच है परावर्तन के पश्चात। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये किसी जगह मिल नहीं रही हैं किरणें, परावर्तन के पश्चात मिल नहीं रही हैं, तो इन किरणों को जो हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इन सब को हम लोग जो है पीछे बढ़ाएंगे ऐसे डॉट लाइन से। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये किरणें जो है मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है, इसको मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बताया कि फोकस दूरी जो है और फोकस बिंदु जो है, मुख्य फोकस जो है सभी दर्पणों में होता है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण, इसमें जो है किरणें जो है परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तथा अवतल दर्पण में किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, असलियत में मिलती हैं। ठीक है, और इसमें केवल प्रतीत होती हैं। और एक चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी जो छूट गया था, अवतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, मतलब ये हकीकत में नहीं होता है, आभासी होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी जो हम भूल गए थे। ठीक है, अच्छा, फोकस दूरी भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी होगा, इसमें भी ये P बिंदु है, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को यहाँ भी फोकस कहते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज ये है कि फोकस जो होता है, फोकस दूरी जो होती है, इसको छोटे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है r/2, r/2, मतलब कि वक्रता त्रिज्या बाई 2, मतलब फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। ठीक है, मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ है C, तो यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, जैसे आप लोग इसमें देखे हैं, यह है केंद्र C और यह है ध्रुव P, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है R है, वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस जो होता है, फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जान लिया। कल जो पढ़ा था, छोटा सा और एक चीज छूट गया था, दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक, इसको ऑपरेटर भी कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, जैसे ये है M बिंदु, ठीक है, ये है N बिंदु, मतलब ये दर्पण जो है Mn, ये Mn जो है एक दर्पण है। ठीक है, तो Mn जो दर्पण है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो है व्यास जो होता है, ठीक है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है, मतलब यही ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो, चाहे ऊंचाई मान लीजिए चाहे लंबाई मान लीजिए, जितना ऊंचा ये दर्पण होता है, इसी को जो है हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक मतलब कि जितनी दूरी से जो है ये किरणों को ले सकता है। द्वारक को एक तरीके से ये समझिए कि द्वार होता है, द्वार। द्वार मतलब कि जैसे किसी के घर का द्वार जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आदमी उसके अंदर से आ सकता है। अगर जो दर्पण का
अगर किसी के घर का द्वार जो है छोटा है तो उसके अंदर से छोटा आदमी आ पाएगा। इसी तरीके से इसके लिए भी लिया गया है द्वारक। दर्पण का द्वारक जो होता है, जो इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, मतलब ये आप लोगों को लिख दे परिभाषा, दर्पण के ठीक, दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस तरीके से आप लोगों ने कल की चीजों को रिवीजन कर लिया है, कल की चीजों का रिवीजन कर लिया है। अब आप लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं आज, ठीक है। तो पहले आप लोग जान लें कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। पहला नियम क्या है, यह है पहला नियम, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो, अब देखिए मुख्य अक्ष शब्द यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आप लोग पिछले वीडियो में मुख्य अक्ष और ये सब जो इनकी परिभाषाएं छोटी छोटी उसको नहीं जाने होते तो कैसे जानते मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब बहुत जरूरी है, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो, ठीक। अब ये होता है दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर होती है, मान लीजिए यहाँ पर होती है फोकस, ये दर्पण का ध्रुव है P, ठीक है। और ये है दर्पण का वक्रता केंद्र C, ठीक। ये दर्पण है MN, ठीक है। ऐसे इसमें भी हो गया। अब क्या होता है, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं, ठीक है। ये भी किरण है आ रही है, ये भी किरण है आ रही है, ये भी किरण है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब समांतर हैं, देखिए समांतर हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के, तो क्या होता है, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। ये भी आएगी तो ये जो है ये फोकस से होकर ऐसे जाएगी, ठीक। ये भी किरण जो है ऐसे जो है फोकस से होकर जाएगी, ये भी किरण जो है ऐसे जो है फोकस से होकर जाएगी। मतलब क्या हुआ, यह है हम लोगों का अवतल दर्पण, आप लोग जानते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, मतलब असलियत में किरणें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है यहाँ पर अवतल दर्पण में, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तथा उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें होता है इसमें जो है किरणें परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती हैं, बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये किरणें तो कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर जा रही हैं, ठीक है। तो इन किरणों को जो है हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे बढ़ाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे इनको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, ठीक, ऐसे। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये किरणें जो है मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब असलियत में नहीं हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। ये होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी मतलब हकीकत में नहीं होता है, असलियत में। तो वही यहाँ पर हुआ कि ये जो आती हुई प्रतीत हो रही, असलियत में नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किसमें है, उत्तल दर्पण में, ठीक। इसमें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस
ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ हकीकत में गुजर रही हैं, इसलिए हम लोगों ने लिखा मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो। अभी तक तो हम लोगों ने देखा है जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब फोकस से होकर गुजरती है तो क्या होता है। जैसे यह है फोकस, ठीक, यह है वक्रता केंद्र सी, ऐसे इसमें भी यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र सी। ठीक, आप लोग अच्छे से चित्र बनाएंगे, हर चीज पहली बात दर्शा देंगे पेपर में, सभी चीजों को दर्शाना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा नंबर पाना है तो अच्छे से चित्र बनाना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, कोई भी कमी आप लोगों को पेपर में नहीं होने देना है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते होंगे उसे आप लोगों को मुझसे पूछना है। ठीक है, अब ये किरणें देखिए, फोकस से देखिए, फोकस से होकर आ रही, मतलब कि ऐसे तिरछे आ रही, सीधे नहीं आ रही। ठीक है, ऐसे तिरछे आ रही हैं किरणें, जो है ऐसे तिरछे आ रही हैं। ठीक है, और ये फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक, तो अब ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात अब क्या होगा। ठीक है, परावर्तन के पश्चात जो है ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, मतलब ऐसे सीधे चली जाएंगी। ठीक है, समांतर हो जाएंगी, ऐसे वापस जाएंगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये समांतर होकर चली जाएंगी, मतलब पिछले वाले नियम का ठीक उल्टा। उसमें क्या हुआ था कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थीं, तो टकराने के बाद परावर्तन के बाद फोकस से जा रही थी, और इसमें क्या हो रहा है कि किरणें डायरेक्ट फोकस से आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। यह है आपका अवतल दर्पण, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक, अब इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में इसमें क्या होगा, इसमें तो फोकस से आती हुई दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये वास्तविक नहीं होता है, दिखाई नहीं देंगी, प्रतीत होंगी कि ये आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे मान ली कोई किरण जो है ऐसे आ रही है, ये तो असलियत में है, पर यहाँ से ऐसे प्रतीत हो रही है कि ये जो है फोकस को आएगी। ठीक, ऐसे इधर से कोई किरण मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो वो भी जो है प्रतीत, यहाँ तो असलियत में आई, यहाँ से प्रतीत हो रही कि ये फोकस से ही जाएगी। ठीक है, तो ये किरणें क्या होंगी, ऐसे आई है, मान लीजिए ऐसे आई है, तो ये परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे ये भी है, परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा नियम था। यहाँ मतलब क्या हुआ कि आती हुई प्रतीत हो रही है, और इसमें जो है असलियत में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य दर्पण में परावर्तन के पश्चात इसमें क्या होगा, परावर्तन के पश्चात
ये हम लोगों का था दूसरा नियम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम। हम लोगों का तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, अवतल दर्पण में। यहाँ भी हम लिख लेंगे, यह है M, यह है N, यह है दर्पण का ध्रुव P, ठीक है, यह है फोकस F और यह है वक्रता केंद्र C, ठीक है। इसमें भी M, इसमें N, ठीक, यह है दर्पण का ध्रुव P, यह है मुख्य फोकस F तथा यह है वक्रता केंद्र C, ठीक। अब क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो क्या होता है, ठीक है। अगर जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ये वक्रता केंद्र से डायरेक्ट आ रही है तो क्या होगा, ठीक है, ये आ रही है, ठीक। ऐसे इधर से ये भी किरण जो है वक्रता केंद्र से डायरेक्ट आ रही है तो क्या होगा, तो ये किरणें जो है परावर्तन के पश्चात उसी रेखा में, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर जो है वापस चली जाएंगी। परावर्तन के पश्चात जो है उसी पथ पर, उसी रास्ते पर जो है वापस चली जाएंगी। जिस रास्ते से आई हैं उसी रास्ते पर वापस चली जाएंगी, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, असलियत में इसमें मतलब आती तो नहीं है क्योंकि इसका वक्रता केंद्र जो है अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र है तो यहाँ से ऐसे ऐसे आती हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए किरण आई, ठीक है। ऐसे इधर से भी मान लीजिए ऐसे किरण आई, ठीक है। ये लगता है कि यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये भी लगता है कि ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात जो है ये भी उसी पथ पर, उसी रास्ते पर जो है वापस चली जाएगी, ठीक। उसी रास्ते पर वापस चलिए, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस चलिए। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग या पथ पर लौट जाती है, ठीक। इसमें भी लिख लेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा नियम पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है हम लोगों का, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक आती है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ठीक है। जैसे यह है हम लोगों का दर्पण MN, ठीक, इसमें भी MN, ठीक है। यह दर्पण का ध्रुव है P, दर्पण का ध्रुव है P, ठीक। बाकी यहाँ फोकस है, यहाँ दर्पण का जो है वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है, यहाँ दर्पण का वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई किरण जो है दर्पण की ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक आती है, मुख्य अक्ष के तिर्यक मतलब कि ऐसे तिरछी आती है दर्पण के ध्रुव की ओर, मतलब अगर डायरेक्ट दर्पण के ध्रुव पर आती है, जैसे ये आई, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये किरण जो है ऐसे जो है निकल जाती है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, जैसे दर्पण के ध्रुव पर आई तो ऐसे जो है निकल जाएगी, ठीक है। तो वो मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में निकल जाती है। अगर जो दर्पण के ध्रुव के तरफ जो है तिर्यक दिशा में, तिरछी दिशा में आ रही है तो तिरछी ही दिशा में चली जाती है, तिरछी ही दिशा में चली जाती है। इसमें आती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए प्रतीत क्या होगी, असलियत में आएगी, क्योंकि दर्पण का ध्रुव तो यहाँ भी हकीकत वाला है, ठीक है। तो आती है तो वो जो है तिरछी ही निकल जाती है तथा बिंदु P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है, ठीक है। बिंदु P पर मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है इससे समान कोण बनाती है, मतलब जो है ये इंसिडेंट एंगल जो है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है बराबर होगा, ठीक। इसमें भी I बराबर होगा R के, ठीक है। ये मतलब ये जो है परावर्तन का जो नियम होता है
कि I बराबर R, मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, उस नियम का ये जो है पालन करती है। ठीक है, यही लिखा गया है कि परावर्तन के नियम का पालन करती है। अगर कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आती है तिर्यक, मुख्य अक्ष के तिरछे तिर्यक, तो वो मुख्य अक्ष के तिर्यक ही निकल जाएगी तथा परावर्तन का नियम का जो है पालन करेगी। ठीक है, समान कोण बनाएगी। I बराबर R यहाँ पर ऐसे। इसके लिए यह है आपका अवतल दर्पण और यह है आपका उत्तल दर्पण। तो हम लोगों ने इस वीडियो में परावर्तन के जो नियम थे पहले वाले उनको पढ़ा। इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि दर्पण का जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका नियम क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नियम नहीं पता होते तो आप लोगों से आगे गलतियां हो सकती थी। ठीक है, लेकिन अब गलतियां नहीं होंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो की सूचना मिल सके, तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, साझा करिएगा, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।